जापानी ग्रामीण इलाकों के अंदर 5 वर्षीय मिनाटो अपने दादा को उनके पैतृक घर में कुछ चीजों की व्यवस्था करने में मदद कर रहा है। वह उत्साहपूर्वक घर के मंदिर में फूलों के गमले ले जाता है। उसे इस बात से अनभिज्ञता होती है कि दूसरे कमरे में एक लड़की गेंद से खेल रही है। वह अपने दादाजी के निर्देशों का पालन करते हुए मंदिर के नीचे फूलों के गमले रखता है और फिर वहाँ स्नैक्स के 2 पैकेट भी रखता है। उसके बाद जैसे ही वह अपने दादाजी के साथ प्रार्थना करता है, उसे अपने पीछे दौड़ रही लड़की की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ता है तो कोई नहीं होता है। मिनाटो ने अपना ध्यान वापस वेदी की ओर लगाया और उसे आश्चर्य हुआ, स्नैक्स गायब हो गए। वह अपने दादाजी से पूछता है कि जब उसे मधुमेह था तो उसने सब कुछ इतनी जल्दी क्यों खा लिया, लेकिन तभी वह पीछे मुड़ता है और डरावनी गुड़िया जैसी लड़की को भागते हुए देखता है। वह मुस्कुराते हुए धन्यवाद देने के लिए मिनाटो की ओर मुड़ती है और फिर हवा में गायब हो जाती है। मिनाटो डरा हुआ है और सुरक्षा के लिए अपने दादा से चिपक गया है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में खुश है कि उसका पोता आखिरकार उन आत्माओं को देख सकता है जो आम लोग नहीं देख सकते। वह मोनाडो से कहता है कि वह अभी केवल अच्छी आत्माओं को देख सकता है, लेकिन यह पर्याप्त से अधिक है। मोनाडो ने उससे पूछा कि अभी वह अजीब लड़की कौन थी और उसके दादाजी ने जवाब दिया कि वह एक घरेलू आत्मा है जो सदियों से इस जगह पर रह रही है। बूढ़ा व्यक्ति उससे कहता है कि यदि शरारती आत्मा कभी कभी उसका नाश्ता चुरा लेती है तो वह क्रोधित न हो और इसके बजाय सक्रिय रूप से उसके साथ अपना नाश्ता साझा करे। वह मोनाडो को बताता है कि उसके पास एक ऐसा उपहार है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है और इसी दिन यह निश्चित रूप से उसकी मदद करेगा। 15 साल बाद तेजी से आगे बढ़ते हुए मिनाटो एक वयस्क है जिसे एक परित्यक्त घर के देखभालकर्ता के रूप में अपनी पहली नौकरी मिली है। वह दूर के एक गांव में बस से उतरता है, जहां तक उसकी नजर जाती है हरियाली और चावल के खेत हैं। मिनाटो धीमी गति से चलने वाले गांव के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हाथ से बनाए गए नक्शे का अनुसरण करता है और जल्द ही एक भव्य हवेली तक पहुंच जाता है जो एक बुरी आभा से भरी हुई है। मिनाटो सोचता है कि वह सिर्फ चीजें देख रहा है और अपनी आंखें रगड़ता है और बुरी आभा उसे दिखाई देना बंद हो जाती है। वह इसकी परवाह नहीं करता है और दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ से बनाया गया नक्शा बुरी आभा को छूता है, उसकी लिखावट चमक उठती है और बुरी आभा बिखर जाती है। मिनाटो को थोड़ा झटका भी लगता है, लेकिन वह बस यही सोचता है कि यह गेट में निर्मित स्थैतिक चार्ज है। हालांकि जो बात उन्हें आश्चर्यचकित करती है वह यह है कि उनकी लिखावट अचानक धुंधली हो गई है। तभी हवा का एक झोंका उसके हाथ से कागज के टुकड़े को उड़ाकर जंगल में ले जाता है। कागज एक विशाल पेड़ के नीचे एक भूले हुए मंदिर से टकराता है और इसके आसपास की बुरी आभा को भी साफ कर देता है। इसके अंदर रहने वाला भगवान अपनी गहरी नींद से जाग उठता है। इस बीच मिनाटो ने घर की खोजबीन की और पाया कि इसमें एक बहुत बड़ा बगीचा है और इससे छुटकारा पाने के लिए उसे एक पेशेवर की मदद की आवश्यकता होगी। खरपतवार। फिर वह काम पर लग जाता है, मेमो और काम की सूचियां बनाता है और साथ ही वह बक्सों को खोलना शुरू कर देता है और एक मल्टीटास्किंग विशेषज्ञ की तरह अपनी माँ से बात करता है। मिनाटो उससे पूछता है कि क्या वह वास्तव में इतने बड़े घर की देखभाल करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है और उसकी माँ उसे बताती है कि उसके पिता के दूर के चाचा ने इसे अपने सेवानिवृत्ति घर के रूप में बनाया था, लेकिन रिटायर होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए वे परिवार की तरह इसकी देखभाल कर रहे हैं। मिनाटो ने उससे पूछा कि वे इस घर को पहले ही क्यों नहीं बेच देते क्योंकि यह प्रमुख अचल संपत्ति है, और वह जवाब देती है कि उनके पास इसे देखने के लिए कुछ लोग आए थे, लेकिन उन सभी ने बिना कारण बताए मना कर दिया। कॉल के बाद मिनाटो घर की सफाई में व्यस्त हो जाता है। इस बात से अनजान की पहले की बुरी ऊर्जा वापस आ गई है। वह फ्रिज पर रखे नोटों की ओर आकर्षित हो जाती है, लेकिन जैसे ही बुरी आभा मिनाटो की लिखावट को छूती है वह तुरंत शुद्ध हो जाती है। इस बीच मिनाटो ने घर की सफाई पूरी कर ली और फिर से बगीचे का निरीक्षण करने चला गया और उसे आश्चर्य हुआ कि किसी ने वहाँ फूलों का एक गुच्छा छोड़ दिया है। वह इस बात को लेकर असमंजस में है कि उसके लिए इस तरह के स्वागत योग्य उपहार कौन छोड़ेगा जब वह झाड़ियों में एक कुत्ते जैसा चेहरा देखता है जो तुरंत गायब हो जाता है। अगले दिन मिनाटो एक माली को बुलाता है जो उसके लिए खरपतवार साफ करता है और फिर पूछता है कि क्या वह अपने बगीचे में कुछ फूल लगाना चाहेगा। मिनाटो उसे बताता है कि वह सिर्फ एक देखभाल करता है, इसलिए वह इस तरह के निर्णय नहीं ले सकता है और माली इससे थोड़ा हतोत्साहित है। अचानक एक दुष्ट आभा उसके कंधे को घेर लेती है और वह शिकायत करता है कि उसका कंधा पिछले 1 सप्ताह से दर्द कर रहा है। संयोग से उसी समय मिनाटो की लिखावट वाला कागज का एक टुकड़ा उसकी ओर उड़ता है और बुरी ऊर्जा को शुद्ध करता है, जिससे बागवानों का दर्द दूर हो जाता है। मिनाटो सोचता है कि इस आदमी को अजनबियों के सामने इस तरह का व्यवहार करने के लिए कुछ पेंच ढीले होने चाहिए, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी लिखावट फिर से फीकी पड़ गई है और उसके बरामदे पर एक जंगली जड़ी बूटी रखी हुई है। वह माली से पूछता है कि क्या वह इसे लाया है और उसने मना कर दिया, जिससे मिनाटो को आश्चर्य हुआ कि वास्तव में इस घर में क्या चल रहा है। अगली सुबह उसे अपने बरामदे पर कुछ जंगली जामुन मिलते हैं और उसे अपने बाड़ के ऊपर से कुछ कूदने की झलक मिलती है। यह उसे उस समय की याद दिलाता है जब आत्मा लड़की ने नाश्ते के लिए धन्यवाद उपहार के रूप में 4 पत्ती वाला इत्तिया घास छोड़ा था और उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है।
वह अज्ञात आत्मा के लिए कुछ उपहार तैयार करने का फैसला करता है और तुरंत शराब और मिठाइयों की खरीदारी करने चला जाता है। जैसे ही वह उन्हें अपने बरामदे पर रखता है, वह सोचता है कि क्या आत्मा इसे पसंद करेगी। तभी आत्मा वहां पहुंचती है और स्वादिष्ट सुगंध सूंघने पर वह एक राजसी सफेद कुत्ते के रूप में अपना असली रूप प्रकट करती है। कुत्ते की आत्मा मिनाटो का स्वागत करती है, जो एक जानवर को बात करते हुए देखकर घबरा जाता है, लेकिन कुत्ता इस पर नाराज हो जाता है और घोषणा करता है कि वह पास के पर्वत के देवता यम हैं। यह सुनकर मिनाटो तुरंत शांत हो गया, क्योंकि जाहिर तौर पर बात करने वाले कुत्ते को खोजने की तुलना में भगवान से मिलने की संभावना अधिक है। यम इस बात से हैरान है कि मिनाटो एक देवता से मिलने को लेकर कितना बेपरवाह है, लेकिन वह अपने सामने मौजूद वस्तुओं के बारे में अधिक उत्सुक है। मिनाटो का कहना है कि उसने इन्हें पहले छोड़े गए उपहारों के लिए धन्यवाद देने के लिए खरीदा था और यम तुरंत कुछ तले हुए मांस का स्वाद लेना शुरू कर देता है। मिनाटो ने उससे पूछा कि क्या वह भी कुछ शराब पीना चाहेगा, लेकिन यम ने उसे बताया कि वह अभी भी अपनी ताकत हासिल कर रहा है, इसलिए स्पिरिट डॉक्टर ने उसे शराब न पीने के लिए कहा है। इसके बजाय मिनाटो उसके लिए कुछ पानी डालता है और उसे पीने के बाद यम ने मोनाडो को अब तक किए गए हर काम के लिए धन्यवाद दिया। यम बताते हैं कि जब वह कमजोर हो गए थे तो बुरी आत्माएं मजबूत हो गईं और उन्होंने पूरे गांव पर कब्जा कर लिया। उन्होंने उसे बांध भी दिया, लेकिन फिर मोनाडो ने सारी बुरी ऊर्जा को शुद्ध कर दिया और उसे मुक्त कर दिया। मोनाडो ने उससे विस्तार से बताने के लिए कहा और यम ने उत्तर दिया कि उसकी लिखावट में बुराई है। अब मोनाडो को सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन तभी माली वापस लौट आता है क्योंकि वह एक उपकरण भूल गया है। मिनाटो घबरा जाता है और सोचता है कि वह अपने साथ इस शानदार बड़े हो चुके पिल्ले को कैसे समझाएगा, लेकिन पता चला कि मिनाटो के अलावा कोई भी यम को नहीं देख सकता है। मिनाटो ने तुरंत देखा कि यम का कटोरा खाली है और उसने उसे नियमित पानी के बजाय स्पार्कलिंग पानी डालने का फैसला किया। यम को चमचमाते पानी का स्वाद चखने पर घबराहट होती है और हिरोकी को यह पसंद है कि फिजी पे उसके शरीर पर क्या प्रभाव डालता है। जब वह शराब पी रहा था, मिनाटो ने उससे पूछा कि उसकी लिखावट बुरी आत्माओं से कैसे लड़ सकती है। यम ने उससे पूछा कि क्या कभी किसी ने उसकी लिखावट की प्रशंसा की है, और उसे याद आया कि बहुत समय पहले एक अजनबी ने वास्तव में उसकी प्रशंसा की थी। उन्होंने अपने परिवार के हॉट स्प्रिंग व्यवसाय के लिए एक नेम प्लेट तैयार की थी, क्योंकि यह एक स्कूल असाइनमेंट था। एक दिन एक रहस्यमय ग्राहक ने उसे बताया कि उसकी लिखावट बहुत खास है और उससे कहा कि वह नेम प्लेट को कभी भी नीचे न उतारे। उन्होंने मोनाडो से अपने घर के लिए और नेम प्लेट बनाने का आग्रह किया और उनसे उनके लिए एक नेम प्लेट बनाने का अनुरोध भी किया। यम को एहसास होता है कि रहस्यमय आदमी में आध्यात्मिक ऊर्जा को देखने की क्षमता होनी चाहिए, और मिनाटो ने जवाब दिया कि उसे अपने शब्दों से इतना प्रेरणा मिली कि अब नेम प्लेट बनाना उसका शौक है। उसने इस घर के लिए भी कुछ बनाया है और यम ने उसे तुरंत उन्हें घर के सामने और पीछे के दरवाजे पर लगाने के लिए कहा। जैसे ही मिनाटो ऐसा करता है, घर के चारों ओर एक शक्तिशाली अवरोध बन जाता है। मिनाटो इससे आश्चर्यचकित रह जाता है और यम समझाता है कि यह अवरोध किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा को इस घर के पास आने से रोकेगा। कुछ दिनों के बाद यम कुछ स्नैक्स खाने के लिए फिर से मिनाटो के पास जाता है। खाना खाते समय वह अचानक चमकने लगता है और मोनाडो को आश्चर्य होता है कि क्या वह पोकेमॉन की तरह विकसित होने जा रहा है। यम उसे बताता है कि उसकी शक्ति वापस आ रही है, क्योंकि मोनाडो उसे खाना खिलाता है और उसका सम्मान करता है, और मोनाडा उसे उससे भी अधिक सम्मान देने का फैसला करता है, उसे और अधिक चमकदार बनाने के लिए सामान्य रूप से। हालांकि वह उस दिव्य चमक को संभाल नहीं पाता और यम से उसे बंद करने के लिए कहता है। उसी समय गांव के दूसरे हिस्से में ओझाओं की एक टीम एक परित्यक्त गोदाम में बुरी आत्माओं से लड़ रही है। उनका नेता अधिकांश बुरी आत्माओं को खत्म करने में सफल हो जाता है, लेकिन उनमें से एक भाग जाता है और मुख्य गांव की ओर चला जाता है। प्रधान ओझा उसका पीछा करता है और चिंता करता है कि आत्मा मोनाडो पर हमला करेगी, क्योंकि वह उसके रास्ते में है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आत्मा मोनाडो से टकराते ही गायब हो जाती है। ओझा यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और मोनाडो से पूछता है कि क्या वह ठीक है। मोनाडो रोने की कगार पर है, क्योंकि उसकी खरीदारी की सूची धुंधली हो गई है और अब उसे नहीं पता कि उसने उस पर क्या लिखा है। ओझा अभी तक उसे कुछ नहीं समझा सका, इसलिए वह मिनाटो के साथ बेवकूफी भरी बातें करके उसे उसकी खरीदारी की सूची याद रखने में मदद करता है, जबकि शुद्ध की गई बुरी आत्मा चमकती चांदी की गेंद की तरह लुढ़क जाती है। उसी समय यम मिनाटो के घर में अकेला है और खाली और बंजर बगीचा उसे व्यक्तिगत रूप से नाराज करता है। इसलिए वह इसे पुनर्निर्मित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लेता है और अगली सुबह मिनाटो अपने बगीचे में हरी घास और भरे हुए तालाबों को देखता है। वह इस दृश्य से मंत्रमुग्ध हो जाता है और उपहार के लिए यम को धन्यवाद देता है, लेकिन वह आश्चर्यचकित हो जाता है जब वह देखता है कि पर्वत देवता का आकार छोटा हो गया है। यम ने उत्तर दिया कि वह छोटा हो गया क्योंकि उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन वह कुछ ही समय में सामान्य आकार में वापस आ जाएगा। हालांकि उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और यम मोनाडो के स्थान पर आना बंद कर देता है। मोनाडो उसके बारे में चिंतित है जब एक दिन यम फिर से प्रकट होता है, लेकिन इस बार वह और भी छोटा हो गया है। मोनाडा यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है कि उसने फिर से पिल्ला में बदलने के लिए कितनी शक्ति का उपयोग किया है, और तभी 3 गिलहरी बीवर संकर उसके पीछे दौड़ते हुए आते हैं।
मिनाटो यह सोचकर घबरा जाता है कि यम अपनी आध्यात्मिक पत्नी के साथ अजीब हो रहा है और उन्होंने कुछ आध्यात्मिक बच्चे बनाए हैं। लेकिन यम ने उसे बताया कि उसने अपनी शक्ति का उपयोग अपनी सेवा के लिए सेवक बनाने में किया था। मिनियन अपना परिचय सेरी, तोरी और अत्सु के रूप में देते हैं और मिनाटो उनकी पहली मुलाकात के लिए उन्हें कुछ स्वादिष्ट मिठाई खिलाने का फैसला करता है। तीनों गुर्गों ने मिठाई का स्वाद लिया और घोषणा की कि मिनाटो दुनिया में उनका सबसे अच्छा दोस्त है। वे बहुत खाते हैं और बरामदे पर सो जाते हैं और इस बीच यम ने अपनी शक्ति और मूल आकार वापस पा लिया है। उसे एहसास होता है कि मिनाटो के पास एक आगंतुक है और यह पहले वाला वही ओझा निकला जो हवेली के चारों ओर पवित्र ऊर्जा को देखकर पसीना बहा रहा है। मिनाटो उसका अंदर स्वागत करता है और वह व्यक्ति अपना परिचय हारुमा के रूप में देता है जो एक पेशेवर ओझा है। मिनाटो के लिए यह विश्वास करना कठिन है कि भूत प्रेत वास्तव में अस्तित्व में हैं और हारुमा का कहना है कि उसके पास अब तक मिले किसी भी व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक शक्ति है। वह मिनाटो को याद दिलाता है कि कैसे उसने अनजाने में एक बुराई को शुद्ध किया था बाजार में आत्मा, और कहते हैं कि हाल ही में बुरी आत्माओं की संख्या बढ़ रही है और उनके पास उनसे निपटने के लिए पर्याप्त ओझा नहीं है। इसीलिए वह मिनाटो के ताबीज खरीदना चाहता है, लेकिन वह टिप्पणी करता है कि उसके पास कोई नहीं है। यम उसे बताता है कि हारुमा उसकी लिखावट वाला कागज चाहता है और फिर बताता है कि ओझा के पास उसे देखने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। मिनाटो ने हारुमा को बताया कि उसके पास केवल उसकी खरीदारी सूची है, जिससे वह स्तब्ध रह गया। वह विश्वास नहीं कर सकता कि आत्माओं का व्यायाम करना पर्याप्त है, लेकिन मिनाटो को बस इतना ही पता है, इसलिए उसने हारुमा के लिए कुछ तावीज बनाने का फैसला किया। वह पन्नों पर अपनी पसंदीदा वयस्क अभिनेत्रियों के नाम लिखता है और हारुमा उसकी चाय थूक देता है क्योंकि वह किसी जादू या कुछ और की उम्मीद कर रहा था। हालांकि उसे पता चलता है कि मिनाटो की लिखावट अविश्वसनीय मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा से चमक रही है और वह इसे खुशी से स्वीकार करता है। वह भुगतान के रूप में नकदी का एक मोटा बंडल पेश करता है, लेकिन मिनाटो ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने बस कागज पर यादृच्छिक चीजें लिखी हैं। हारुमा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और मोनाडो से इस पैसे को अग्रिम भुगतान के रूप में रखने पर जोर दिया, और जब यम ने उसे पैसे स्वीकार करने के लिए कहा तो मोनाडो ने विरोध करना बंद कर दिया। हालांकि उसे लगता है कि वह हारुमा को परेशान कर रहा है, इसलिए वह अतिरिक्त सौभाग्य के लिए अपने हाथ पर एक पेंटाग्राम बनाता है। तभी हारुमा को उसकी एजेंसी से फोन आता है और वह तुरंत बेन 10 के घोस्ट फ्रीक से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए दौड़ता है। उसके साथियों ने उसे बताया कि वह खुद भी इतनी मजबूत आत्मा से नहीं लड़ सकता है और जब आत्मा उस पर हमला करती है तो हारुमा घबरा जाता है। लेकिन फिर अचानक उसके हाथ पर पेंटाग्राम चमक उठता है और बुरी आत्मा तुरंत वाष्पित हो जाती है। कुछ दिनों बाद मिनाटो अपनी आय और व्यय की गणना कर रहा है और संक्षेप में लंबी कहानी बता रहा है। वह भी मेरी तरह टूटा हुआ है। वह छत की ओर देखता है जैसे कि कोई उसे बताएगा कि उसे क्या करना है और सोचता है कि कैसे हारुमा ने उसे अच्छी रकम दी, लेकिन वह वास्तव में बहुत जल्दी बर्बाद हो गया। इसके पीछे का कारण उनके मेहमान और उनकी स्वादिष्ट नाश्ते की लालसा है। मिनाटो यम के 3 साथियों को कुछ स्वादिष्ट क्रीम से भरे बंस खाते हुए देखता है और वे उसे धन्यवाद देते हैं। वह कहेंगे कि ऐसे स्वादिष्ट स्नैक्स महंगे होंगे और उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह चाहते हैं कि उनके मेहमानों को केवल उच्चतम गुणवत्ता वाली चीजें ही मिलें। साथ ही यामा 200 साल पुरानी दुकान से कुछ पारंपरिक जापानी मिठाइयों का आनंद लेते हैं जिनकी कीमत भी बहुत अधिक होती है। मिनाटो अपने मेहमानों को यह नहीं बता सकता कि वह उनकी लोलुपता के कारण दिवालिया हो रहा है और वह सस्ता सामान भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि वे निम्न गुणवत्ता वाला सामान देखकर नाराज होने लगते हैं। इस बात से अनजान योमा अपने नाश्ते का आनंद लेता रहता है जब अचानक उसे बगीचे के तालाब में एक रहस्यमय प्राणी दिखाई देता है। अगले दिन मिनाटो किराने की खरीदारी के लिए बाजार जाता है और अंशकालिक श्रमिकों की तलाश में एक कैफे के सामने रुकता है। वह सोचता है कि क्या उसे यम और उसके साथियों के लिए अधिक स्नैक्स खरीदने का काम मिलना चाहिए, लेकिन वह उसे एहसास होता है कि अंशकालिक नौकरी से वह कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाएगा। अचानक वह पास में एक लॉटरी चल रही देखता है और अपनी किस्मत को परखने के लिए एक टिकट खरीदता है। वह अपने पहले रोल में ही पहला पुरस्कार जीत जाता है और उसे इनाम के तौर पर 1 लाख येन मिलते हैं। इससे आश्चर्यचकित हो जाता है और मिनाटो को एहसास होता है कि वह इस पैसे का उपयोग यम के लिए कुछ उच्च गुणवत्ता वाली शराब खरीदने के लिए कर सकता है। वह एक पारंपरिक शराब की दुकान में जाता है, यह सोचकर कि वह वास्तव में कुछ अद्भुत खरीदेगा, लेकिन जैसे ही वह दुकान में प्रवेश करता है, कर्मचारी उसके चेहरे पर कंफेटी फेंक देते हैं क्योंकि आज उनकी 333वीं वर्षगांठ है और वह उस दिन का उनका 333वां ग्राहक है। वे उसे एक विशेष वाइन सेट जीतने के लिए बधाई देते हैं और मिनाटो को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जब तक वह घर लौटता है, उसके हाथ अन्य वस्तुओं से भरे होते हैं जो उसने अपनी किस्मत से जीती थी। वह यम से पूछता है कि क्या यह उसकी शक्ति का परिणाम है, क्योंकि इस स्तर के भाग्य के लिए व्यक्ति को भगवान का पसंदीदा बच्चा होना चाहिए। यम उत्तर देते हैं कि यह उनकी शक्ति नहीं है, बल्कि किसी अन्य दिव्य अतिथि की शक्ति है। वह झील में चट्टान के ऊपर खड़े एक कछुए की ओर इशारा करता है जिसकी पीठ पर एक छोटा सा द्वीप है। योमा मिनाटो को बताती है कि यह रेकी है जो 4 पवित्र जानवरों में से एक है जो अच्छी किस्मत लाते हैं।
मिनाटो एक और दिव्य अतिथि के आने से आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है कि पवित्र कछुआ यहाँ क्यों आया। यम ने जवाब दिया कि रेकी का कहना है कि उसे मोनाडो से मदद मिली और वह उसे धन्यवाद देने के लिए यहाँ है। मोनाडो यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि रेकी उसे कोई और समझ रहा होगा क्योंकि उसे अपने जीवन में किसी कछुए की मदद करने की याद नहीं है। यम ने उसे याद दिलाया कि जब उसने गलती से बाजार में एक बुरी आत्मा का प्रयोग किया था तो उसने रेकी को मुक्त कर दिया था जो बुरी आत्मा से फंस गई थी। वह यह भी बताता है कि उसका सौभाग्य पवित्र कछुए की वजह से है, लेकिन मोनाडो इस पर विश्वास करने से इनकार करता है। तभी उसे अपनी माँ का फोन आता है जो घबरा जाती है क्योंकि मिनाटो ने बाहर जाने से पहले एक लॉटरी में प्रवेश किया था और परिणाम अभी सामने आया है। वह उसे बताती है कि उसने 1 मिलियन येन जीते हैं और अंततः मिनाटो को विश्वास हो गया कि रेकी उसके लिए जबरदस्त सौभाग्य लेकर आई है। वह भाग्यशाली भगवान को धन्यवाद देने के लिए अपने घुटनों पर बैठ जाता है और यम कहता है कि रेकी उसके तालाब में रहना चाहता है। मिनाटो ने यम से पूछा कि क्या उसे इससे कोई दिक्कत है क्योंकि वह यहाँ सबसे पहले आया था और पर्वत देवता ने जवाब दिया कि यह मिनाटो का बगीचा है और वह ही एकमात्र व्यक्ति है जिसे यह निर्णय लेना है। मिनाटो को भाग्य के देवता को अपने साथ रहने देने में कोई समस्या नहीं है और उसने रेकी का स्वागत उस विशेष शराब से करने का फैसला किया है जो उसने पहले जीती थी। जैसे ही कछुआ शराब की बोतल देखता है वह फ्लैश में बदल जाता है और मिनाटो के ठीक बगल में आ जाता है जो उसके लिए शराब डालता है। रेकी इसका आनंद लेना शुरू कर देती है और इसके लिए मिनाटो को धन्यवाद देती है। अद्भुत पेय। वह उसे कुछ विशेष बीज उपहार में देता है। मिनाटो उन्हें पाकर खुश है और उसने उन्हें अपने बगीचे में लगाने का फैसला किया। यम ने उसे चेतावनी दी कि पौधे काफी लंबे हो जाएंगे, इसलिए उसे एक खुला क्षेत्र चुनना चाहिए और मिनाटो बाध्य है। एक बार जब वह बीज बोना समाप्त कर लेता है तो वह यम से पूछता है कि वे किस प्रकार के बीज थे और पहाड़ी बकरी यह सवाल पहले न पूछने के कारण इस बेवकूफ पर अचंभित हो जाती है। यह उस व्यक्ति की ओर से साहसिक बात है जो सवाल का जवाब देने से इनकार कर देता है और मिनाटो से कहता है कि जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो उसे इसका पता चल जाएगा। अगले दिन मिनाटो यामा के लिए कुछ स्नैक्स लाता है। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है जो पूछती है कि क्या वे भी कुछ खा सकते हैं। वह ऊपर देखता है और अपने दरवाजे के सामने एक बैंगनी सूक्ति और एक लाल सूक्ति को उल्टा लटका हुआ पाता है। मिनाटो उन्हें देखकर घबरा जाता है, लेकिन यम उसे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि ये लोग उसके पुराने दोस्त हैं। वह उनका परिचय गड़गड़ाहट के देवता रीजन और हवा के देवता फुजिन के रूप में कराता है और मिनाटो उनके बारे में सब कुछ जानता है क्योंकि वे जापानी लोक कथाओं में प्रसिद्ध हैं। वह यम से पूछता है कि क्या ये 2 प्यारे भूत पौराणिक देवता हैं और वह पुष्टि करता है। मिनाटो उनका स्वागत करता है और उन्हें कुछ कुकीज खिलाता है, लेकिन तभी यम के गुर्गे वहाँ आते हैं और वे क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि वे कुकीज उनके लिए थी। रीजन और फुजिन ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा क्योंकि वे उसके पिता के दोस्त हैं। यम ने उनसे पूछा कि वे यहाँ क्यों आए और उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने सुना है कि यह स्थान काफी आरामदायक है, इसलिए वे जांच करने आए और निराश नहीं हुए। उसके बाद वे रेकी को शराब पीते हुए देखते हैं और मिनाटो उनसे पूछते हैं कि क्या वे भी शराब पीना चाहेंगे। दोनों देवताओं ने खुशी से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कुछ बोतलें पीने के बाद वे पूरी तरह संतुष्ट हो गए। फुजिन ने मिनाटो को अपनी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देकर स्नैक्स और पेय के लिए धन्यवाद देने का फैसला किया। वह अपनी उंगलियां चटकाता है और एक तेज हवा अचानक मिनाटो के चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। वह इससे आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि यह क्या हो रहा है। तो फुजिन बताते हैं कि अब वह हवा की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। वह उसे इसे आजमाने के लिए कहता है और यम के मंत्रियों में से एक ने मिनाटो के लक्ष्य के रूप में एक पत्ता रखा है, जबकि वरिष्ठ देवता उसे खुद को हवा बनाने की कल्पना करने के लिए कहते हैं। मिनाटो ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और जल्द ही वह एक हल्की हवा बनाने में सक्षम हो गया जो पत्ती को हिला सकती है। मिनाटो महाशक्तियां पाकर बहुत खुश है, लेकिन फुजिन और यामा ने उसे बताया कि यह तो बस शुरुआत है और उसे मजबूत बनने के लिए अभ्यास करने की जरूरत है। मिनाटो का कहना है कि वह ऐसा करेंगे और इस क्षमता का उपयोग अपने बगीचे से सूखे पत्तों को साफ करने के लिए करेंगे और देवताओं को पता नहीं है कि वे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। दूसरी ओर मिनाटो द्वारा उसके हाथ पर बनाए गए पेंटाग्राम की बदौलत हारुमा ओझाओं का एक पंच मैन बन गया है। बिजली का उपयोग जारी रखने के लिए उसने कई दिनों से हाथ नहीं धोया है पेंटोग्राम का, लेकिन अब यह फीका पड़ने वाला है। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि मिनाटो इतनी प्रभावशाली चीज बनाने में कितना शक्तिशाली है। तभी अचानक उसे किसी दूसरे ओझा की चीख सुनाई देती है। वह दौड़कर देखता है कि एक आदमी दीवार से चिपका हुआ है, जबकि एक डरावना भूत राक्षस उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वह आदमी अपनी साथी को कोसता है और कहता है कि वह अपना काम करे और इस स्थिति में उसकी मदद करे, लेकिन वह हिलने डुलने से भी डरती है। भूत सुनहरे आदमी पर हमला करता है जो एक ऐसे अभिशाप का सामना करता है जो निश्चित रूप से उसे मार डालेगा, लेकिन ऐन वक्त पर हारुमा पकड़ में आ जाता है और मिनाटो के ताबीज से भूत को भगा देता है। गोरा लड़का इचिजो इस पर ध्यान देता है और मिशन खत्म होने के बाद वह अपने साथी को हारुमा के शॉपिंग मेमो के बारे में वह सब कुछ बताने का आदेश देता है, जिसने उसे अचानक क्षेत्र का सबसे अच्छा ओझा बना दिया है।
वह जवाब देती है कि वह केवल यह जानती है कि हारुमा को वे नोट हाल ही में किसी से मिले थे और इचिज़ो ने उसे बेकार आलसी कहते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया। महिला सुनहरे बालों वाले कमीने को वहीं मारने का फैसला करती है जहां उसे दर्द होता है और उससे पूछती है कि क्या वह हारुमा से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उससे बेहतर है। इससे इचिज़ो नाराज हो जाती है और महिला इस मौके का इस्तेमाल भागने के लिए करती है। इचिज़ो बिल्कुल अकेला रह गया है और वह हारुमा को श्राप देता है और कसम खाता है कि वह उससे कभी नहीं हारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मिनाटो के घर में थोड़ी देर की बारिश समाप्त हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसका बगीचा इससे पूरी तरह से अप्रभावित है। यम ने उससे कहा कि यह स्पष्ट है क्योंकि उसका बगीचा अब एक पवित्र भूमि है और प्राकृतिक घटना इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। यह सुनकर मिनाटो प्रभावित हो जाता है और फिर उसकी नजर रेकी की ओर जाती है जो बगीचे में एक छोटे से पौधे को देख रहा है। मिनाटो को एहसास होता है कि यही वह जगह है जहां उसने कल बीज बोया था और आज वह इतना बड़ा हो गया है। मिनाटो पेड़ के बारे में उत्सुक है और यम उसे बताता है कि यह कपूर का पेड़ है जिसे जापानी में कुसुनो की पेड़ भी कहा जाता है, जो संयोग से मिनाटो का पारिवारिक नाम है। यम कहते हैं कि यह इस पवित्र भूमि पर एक पवित्र वृक्ष है, लेकिन मिनाटो को इसके बारे में विवरण नहीं पता है। वह बस इतना जानता है कि पेड़ों को बढ़ने के लिए पोषण और पानी की आवश्यकता होती है और वह तुरंत इसे एक उपकरण की तरह थोड़ा पानी देता है, भले ही अभी बारिश हुई हो। अगले दिन मिनाटो को उसकी माँ द्वारा कुछ सामान भेजा जाता है और यम एक लंबी पैदल यात्रा जैकेट देखकर पूछता है कि क्या वह कुछ लंबी पैदल यात्रा पर जाने की योजना बना रहा है। मिनाटो ने उत्तर दिया कि वह यम के पर्वत पर चढ़ना चाहता है और उनके समर्पित मंदिर में उन्हें सम्मान देना चाहता है। यम ने उसे चेतावनी दी कि उसके पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं होगा, लेकिन मिनाटो ने अपना गियर तैयार कर लिया है। युमा यह सोचकर पुरानी यादों में खो जाती है कि अतीत में लोग नियमित रूप से मंदिर में कैसे आते थे, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं आता है। वह मिनाटो से कहता है कि उसके मंत्री उसका मार्गदर्शन करेंगे और अगले दिन वह पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है, जो इस प्रकार है कठोर जैसा कि यम ने उसे चेतावनी दी थी। मिनाटो एक छोटे लकड़ी के मंदिर तक पहुंचने के लिए नदियों और गुफाओं को पार करते हुए मिनियन का अनुसरण करता है। वह तुरंत इसे साफ करने की तैयारी शुरू कर देता है और सेवक इसमें उसकी मदद करते हैं और उसे बताते हैं कि यम यह देखकर वास्तव में खुश होंगे। एक बार जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे एक साथ कुछ नाश्ता करते हैं, तभी अचानक एक भयानक चीख हवा में गूंज उठती है। मिनियन उसके स्रोत की ओर आगे बढ़ते हैं और अनजान मिनाटो उनका पीछा करता है। वह उन्हें एक काली धुंध का सामना करते हुए पाता है जो एक शक्तिशाली बुरी आत्मा का रूप ले लेती है। आत्मा एक मिनियन पर हमला करती है जो मिनाटो की बाहों की सुरक्षा में उड़ जाता है। बुरी आत्मा को देखकर मिनाटो चौंक जाता है और मिनियन उससे पूछते हैं कि क्या वह नहीं देख सकता कि यह पूरा क्षेत्र बुरी ऊर्जा से भरा हुआ है। वह जवाब देता है कि वह एक आशावादी है, इसलिए वह केवल अच्छी चीजें ही देख सकता है, लेकिन अगर वह इस बुरी आत्मा को देख सकता है तो यह वास्तव में मजबूत होनी चाहिए। मिनियन उससे परेशान महसूस करने लगते हैं और वे मिनाटो से पूछते हैं कि क्या उसके पास उसका नोटपैड है, क्योंकि इस लड़ाई को जीतने के लिए उन्हें बस इतना ही चाहिए। मिनाटो तुरंत अपने नोटपैड में कुछ लिखता है और सावधानी से बुरी आत्मा के पास जाता है, लेकिन वह इसका सामना करने से बहुत डरा हुआ है। अचानक उसे एक विचार आता है और वह अपनी नोटबुक के पन्ने फाड़कर हवा में फेंक देता है। फिर वह फूजन की शक्ति का उपयोग करके पृष्ठों को बुरी आत्मा की ओर उड़ा देता है और उनमें से केवल एक ही उस पर प्रहार करता है, जो बुरी आत्माओं को शुद्ध करने और उसके पास मौजूद परमात्मा को मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। गेंद जमीन पर गिरती है और एक अजीब प्राणी का रूप ले लेती है जिसका मिनाटो वास्तव में पता नहीं लगा पाता है। वह पौराणिक प्राणी के पास जाता है और पूछता है कि क्या यह ठीक है, लेकिन प्राणी शर्मिला है और तुरंत भाग जाता है, एक पल में झरने पर चढ़ जाता है। मिनाटो को खुशी है कि वह किसी जरूरतमंद की मदद कर सका और घर लौट आया। अगले दिन यम ने अपने मंदिर की सफाई के लिए उसे धन्यवाद दिया और मिनाटो ने जवाब दिया कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर वह उससे उस आत्मा के बारे में पूछता है जिसे उसने जंगल में बचाया था और यम जवाब देता है कि वह जल्द ही उनके बारे में जान लेगा। इसके बाद मिनाटो कपूर के पेड़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका बढ़ना बंद हो गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में यह बहुत तेजी से बढ़ा है। सेवकों ने उसे बताया कि पवित्र वृक्ष सामान्य वृक्षों की तुलना में विकास के विभिन्न पैटर्न का पालन करते हैं, इसलिए उसे इसके बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। तभी रेकी उसके पास आती है और चूंकि मिनाटो कछुए को समझ नहीं पाता है, वह यम के पास जाता है जो उसे बताता है कि उसके पास एक मेहमान है। मिनाटो अपने गेट पर जाता है और अपने सामने एक अजगर को पाता है। वह अचंभित हो जाता है, लेकिन ड्रैगन विनम्र लगता है, इसलिए वह उसे अंदर जाने देता है और उसे पता चलता है कि यह ओरियो है, रेकी जैसे 4 पवित्र जानवर। यह सुनकर मिनाटो आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर अचानक ओरियो कपूर के पेड़ के पास उड़ जाता है और जोर से दहाड़ता है। एक स्पष्ट दिन पर बादलों को बुलाता है। बारिश शुरू हो जाती है और कुछ ही सेकंड में कैंफर का पौधा एक पूर्ण पेड़ में बदल जाता है। मिनाटो इससे मंत्रमुग्ध हो जाता है और फिर ओरियो पूछता है कि क्या वह भी उसके तालाब में रह सकता है। चूंकि रेकी को रूममेट से कोई समस्या नहीं है, मिनाटो इस बात से सहमत है और कुछ आयातित वाइन के साथ ड्रैगन का स्वागत करता है।
जब वे आनंद ले रहे थे, यम ने खुलासा किया कि रेकी पर एक बुरी आत्मा का साया था और हारुमा ने मिनाटो के पेंटाग्राम की शक्ति का उपयोग करके उसे मुक्त कर दिया। यही कारण है कि वह उसे धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया था। मिनाटो यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि जब उसके दरवाजे की घंटी बजती है और मेहमान हारुमा निकला जो तावीजों के एक और बैच के लिए यहाँ आया है, तो मिनाटो उसे शॉपिंग मेमो देता है और जब भी वह उससे मिलने आता है तो लग्जरी मिठाइयाँ लाने के लिए हारुमा को धन्यवाद देता है। फिर मिनाटो उससे पूछता है कि क्या उसने जो पेंटाग्राम बनाया है वह काम करता है, और हारुमा कहती है कि यह असाधारण था, लेकिन इस बार वह चाहता है कि वह कुछ और बनाए क्योंकि किसी अन्य परिवार ने पेंटाग्राम का कॉपीराइट कर लिया है। मिनाटो उसके अनुरोध के अनुसार हारुमा के हाथ पर एक ग्रेड खींचता है और ओझा अपने साथी से बात करने के लिए अपने संगठन में वापस जाता है, जिस पर वह अपने सभी रहस्यों पर भरोसा करता है। बूढ़ा व्यक्ति उसे बताता है कि मिनाटो की शक्ति वास्तव में अद्भुत है, लेकिन हारुमा को इसे गुप्त रखने की जरूरत है, अन्यथा वे एक नागरिक को खतरे में डाल देंगे। हालांकि वह नहीं जानता है कि इकिजो ने पहले ही चाल चलना शुरू कर दिया है और वह उसकी पीठ पर एक ताबीज चिपकाने के लिए बाजार में मिनाटो से टकराता है ताकि वह उसे ट्रैक कर सके। कुछ दिनों बाद मोनाडो अपने नोट्स पर काम कर रहा है क्योंकि वे अभी उसकी आय का मुख्य स्रोत हैं। वह विभिन्न प्रकार के पेन आजमाता है और पाता है कि ब्रश शैली वाले पेन उसके हाथ में सबसे अच्छे लगते हैं। इस बीच यम उस पर और घर के बाहर तैर रही कागज की गुड़िया पर सतर्क नजर रखता है क्योंकि वह पवित्र भूमि में प्रवेश नहीं कर सकती है। मोनाडो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। भले ही कुछ दिन पहले हारुमा ने उसे खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए मुलाकात की थी। उसने मोनाडो से पूछा कि क्या उसके साथ कुछ अजीब हुआ है, जैसे कोई अहंकारी आदमी उसके घर आया हो। मोनाडो ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और हारुमा ने उसे अकीजो के बारे में बताया जो हमेशा उससे ईर्ष्या करता था और जब से उसने नए तावीज देखे वह और भी आक्रामक हो गया है। हारुमा ने मोनाडो को बताया कि अकीयो ने लोगों की जासूसी करने के लिए कागज की गुड़िया का इस्तेमाल किया और उसे सावधान रहने की चेतावनी दी, लेकिन ऐसा लगता है कि मोनाडो यह सब भूल गया है। सौभाग्य से यम को उसका साथ मिल गया है और वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके अकीयो की कागज गुड़िया को नष्ट कर देता है ताकि उसे मोनाडो के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने से रोका जा सके। बाद में उस दिन मोनाडो खरीदारी की सूचियां लिखने में व्यस्त है और यम उसके साथ पत्रिकाएं पढ़ रहा है। वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि एक लोकप्रिय मिठाई की दुकान नियमित चिकने पेस्ट के बजाय मोतीलाल बीन पेस्ट का उपयोग करने जा रही है और घोषणा करती है कि यह एक अपराध होना चाहिए। मोनाडो को एहसास होता है कि वह अक्सर इस स्टोर पर जाता है और इस बार वह यम को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। वह अपने साथ एक दिव्य भेड़िया होने के बारे में थोड़ा सचेत है, लेकिन यम उसे शांत रहने के लिए कहते हैं क्योंकि केवल दुर्लभ मनुष्य ही उसे देख सकते हैं। हालांकि ऐसे अन्य लोग भी हैं जो उसे एक स्कूली लड़की या एक धार्मिक दादी की तरह महसूस कर सकते हैं जो यम की उपस्थिति का एहसास होते ही प्रार्थना करना शुरू कर देती है। इससे मिनाटो को एहसास होता है कि शायद शुद्ध हृदय वाले लोग यम को समझ सकते हैं। उसे अचानक एक विचार आता है और वह मिठाई की दुकान पर जाने से पहले एक मिट्टी के बर्तन की दुकान पर जाता है। वहाँ वह यम के लिए एक प्राचीन कप खरीदता है क्योंकि किसी देवता को कुत्ते के कटोरे से पानी पिलाना सचमुच उसका अपमान है। इसके बाद वह कहता है कि वे एक तकिया खरीदेंगे और भले ही यम का दावा है कि वह एक अल्फा है जिसे नरम चीजें पसंद नहीं है, वह तकिया का अनुभव करने पर तुरंत एक पिल्ला की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। हालांकि उसके आकार का कोई तकिया नहीं है, इसलिए मिनाटो ने एक कस्टम तकिया ऑर्डर करने का फैसला किया। इसके साथ वे अंतर मिठाई की दुकान की ओर जाते हैं, जहाँ मिनाटो ने देखा कि बूढ़ा दुकानदार वास्तव में स्वस्थ दिखता है और उसके काले घेरे गायब हो गए हैं। यम ने मिनाटो से इस व्यक्ति को चंकी बीन पेस्ट का उपयोग न करने के लिए कहने के लिए कहा, लेकिन वह सीधे तौर पर ऐसा नहीं कह सकता। इस बीच दुकानदार छोटी छोटी बातें शुरू करता है और मिनाटो से पूछता है कि क्या वह पहाड़ पर गया है। मिनाटो पुष्टि करता है और दुकानदार फुसफुसाते हुए पूछता है कि क्या वह वहाँ पवित्र कुत्ते से मिला था। यम इस बात से नाराज होता है क्योंकि वह एक भेड़िया है और मिनाटो बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि उसने कोई पवित्र कुत्ता नहीं देखा है। वह उससे चाय गिराने के लिए कहता है और दुकानदार कहता है कि बहुत समय पहले जब वह रोने वाला बच्चा था वह पहाड़ों में खो गया था। उसे वहाँ एक मंदिर मिला जिसके चारों ओर चमकती रोशनी तैर रही थी और तभी एक विशाल सफेद कुत्ता उसके सामने कूद गया। दुकानदार डर गया और भाग गया, लेकिन जब भी वह गलत दिशा में जाता तो यम उस पर भौंकते और दहाड़ते हुए उसका पीछा करता था और इससे पहले कि उसे पता चलता वह फिर से सड़क पर आ गया। बूढ़े व्यक्ति का कहना है कि पवित्र कुत्ते ने उसे घर पहुंचने में मदद की और उस दिन के बाद से वह कभी कभी उसके लिए नाश्ता छोड़ने जाता है। वह मोनाडो को पवित्र कुत्ते के बारे में और अधिक बताता रहता है, यह दावा करते हुए कि यह एक मृत मार्गदर्शक कुत्ते की आत्मा थी और इससे यम को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन वह चुप रहता है। इसके साथ मोनाडो दुकान छोड़ देता है और वह टिप्पणी करता है कि बूढ़ा व्यक्ति अभी वास्तव में स्वस्थ दिख रहा है। यम ने उसे बताया कि उसके पास कुछ चिकित्सीय समस्याएं हैं जो उसके जीवन को खत्म कर रही हैं, और भले ही वह एक देवता है फिर भी वह इस आदमी को ठीक नहीं कर सकता है। हालांकि उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि वह मरने तक स्वस्थ और खुश रहें, क्योंकि इस तरह वह थोड़ी देर और जीवित रहेंगे और दुकान अपने उत्तराधिकारी को उचित रूप से सौंप देंगे।
एक बार जब वे घर लौटते हैं तो मिनाटो को एक झटका लगता है। यम के अनुरोध के अनुसार घंटी बजाएं और फिर स्नान करने के लिए चले जाएं। कुछ मिनट बाद इकिजो मिनाटो की कागजी गुड़िया का पीछा करते हुए उसके घर जाता है और उसका साथी होरी भी उसके साथ होता है। वह इकिजो से पूछती है कि मिनाटो से मिलने पर वह क्या करने की योजना बना रहा है, और वह अहंकार पूर्वक उत्तर देता है कि या तो वह उसके सभी ताबीज खरीद लेगा या उससे विशेष रूप से उसके लिए ताबीज बनवाएगा। जब होरी को घंटी की आवाज सुनाई देती है और मिनाटो के घर के ऊपर रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई देती है तो उसे लगता है कि उसके साथी के व्यक्तित्व को देखते हुए यह एक सामान्य विचार है। वह सोचती है कि इस जगह में कुछ खास है और इसी बीच इकिजो दरवाजे की घंटी बजाती है। जब मैं उसे खाना खिलाने में 1 सेकंड देर कर देती हूँ तो वह मेरी बिल्ली की तरह क्रोधित हो जाता है और आक्रामक रूप से दरवाजे की घंटी बजाना शुरू कर देता है। वह दरवाजा पीटता है और मिनाटो को कोसता है, उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है क्योंकि वह उससे मिलने के लिए इतनी दूर से आया है। अपने गुस्से में इकिगो दरवाजे को लात मारने की कोशिश करता है और होरी उसे रोकना चाहता है क्योंकि वह जानती है कि यह खतरनाक है, लेकिन जब बेकार होने की बात आती है तो वह सकुरा की बहन है और वह केवल अपनी आंखें ढक लेती है। इकिजो ने गेट पर लात मारी, लेकिन इससे पहले कि उसका पैर उसे छू सके उसे एक डरावने जंगल में टेलीपोर्ट किया गया है जहाँ सब कुछ लाल है। वह अपने सामने यम का मंदिर देखता है और फिर चारों ओर देखता है। आश्चर्य करता है कि जब वह अभी एक घर के सामने था तो वह यहाँ कैसे आ गया। होरी को नपाकर वह घबराने लगता है और लाल जंगल का खौफनाक माहौल मदद नहीं करता। इकिजो भाग जाता है, लेकिन एक पेड़ की जड़ उसे फंसाने के लिए अपने आप उठ जाती है। वह गिर जाता है और अपना सिर एक चट्टान से टकराता है, जिससे धीरे धीरे और असहाय रूप से खून बहने लगता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को फिर से मंदिर के सामने पाता है और उसकी घड़ी से पता चलता है कि तब से एक भी सेकंड नहीं बीता है। वह आश्चर्यचकित होता है कि क्या हो रहा है और जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह बुरी तरह फंस गया है और उसकी पहली प्रवृत्ति इस सब के लिए हारुमा को दोषी ठहराने की है। वह मंदिर को लात मारता है और इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए भागता है, लेकिन उसे केवल एक चीज मिलती है जो अंदर गिरने के लिए एक गड्ढा है। इकिजो को फिर से मृत्यु का अनुभव होता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वह मंदिर के सामने उठता है। जितना अधिक वह भागने की कोशिश करता है उतनी ही अधिक भयानक मौतें वह मरता है और अंत में वह दुःस्वप्न जंगल से भागने की कोशिश करना छोड़ देता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस किसी के भी मंदिर के सामने जाग रहा है उसे हर बार माफी मांगने की जरूरत है। वह दया की भीख मांगता है, अपने कृत्य के लिए माफी मांगता है और घर वापस भेजे जाने की मांग करता है। अचानक उसे घंटी की आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल वह वापस मिनाटो के घर के सामने होता है। दृश्य बदलते ही वह सदमे में जमीन पर गिर जाता है और होरी से पूछता है कि उसे गायब हुए कितने दिन हो गए। वह उससे पूछती है कि क्या वह पागल है या क्या, क्योंकि वे अभी अभी यहाँ आए हैं। इससे वह भयभीत है, कई दिनों तक एक वैकल्पिक आयाम में फंसे रहने से भी अधिक, और वह चिल्लाते हुए भाग जाता है। इसके तुरंत बाद मिनाटो शॉवर से बाहर आता है और यम से पूछता है कि क्या कोई दरवाजे की घंटी बजा रहा है। यम ने जवाब दिया कि वहाँ कोई नहीं था और मिनाटो ने लंबे समय तक गर्म स्नान करने के बाद आराम करने का फैसला किया। वह यम को बताता है कि उसे अपने घर के गर्म झरनों की कितनी याद आती है और इससे पर्वत देवता को एक विचार मिलता है। अगली सुबह जैसे ही मिनाटो उठता है उसे हवा में गंधक की गंध आती है और जब वह बाहर जाता है तो वह यम को बगीचे में गर्म पानी के झरने में भीगता हुआ पाता है। वह मिनाटो को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और वह तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। जैसे ही वे गर्म पानी में भीगते हैं, यम मिनाटो को बताता है कि कल रात उसने इस गर्म पानी के झरने को बनाने के लिए रेकी और ओरियो के साथ काम किया था और वे दोनों अब काफी थक गए होंगे। स्नान के बाद मिनाटो फर्श पर आराम कर रहा था, तभी अचानक यम के एक सेवक ने उसे बताया कि उनके पास एक अजीब मेहमान आया है। ओरियो भी उसे यह बताने के लिए वहाँ आता है कि आगंतुक उसका दोस्त है और मिनाटो उनका स्वागत करने के लिए बाहर जाता है। वह गेट पर किसी को न देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन फिर उसकी नजर उस डरपोक प्राणी पर पड़ती है जिसे उसने पिछले दिन पहाड़ों में बचाया था। मिनाटो को देखकर पौराणिक प्राणी छिप जाता है और यंग मिनियन उसकी जांच करने जाता है। वह उस प्राणी का संदेश सुनाता है जो घर में प्रवेश करने की अनुमति चाहता है। मिनाटो उसे अंदर आने देता है और किरिन नाम का प्राणी उससे बात करने लगता है। एक मिनियन दुभाषिया के रूप में कार्य करता है और मिनाटो को बताता है कि किरिन उसे पहाड़ों में बचाने के लिए धन्यवाद दे रहा है। किरिन घंटों बातें करता रहता है और अंत में मिनाटो से कहता है कि उसकी जान बचाने के इनाम के तौर पर वह उसे आधी दुनिया का राजा बना देगा। यह सुनकर मिनाटो घबरा जाता है और पौराणिक जानवर से कहता है कि वह मिस्टर ऑरेंज नहीं है जो आधी दुनिया पर राज करना चाहता है। यह सुनकर वह चौंक गया क्योंकि उसने सोचा कि सभी इंसान अधिक शक्ति चाहते हैं और तभी राइजिन और फुजिन उसे समझाने के लिए वहां पहुंचते हैं कि मिनाटो अन्य लोगों की तरह नहीं है। मिनाटो ने उन्हें अपने गर्म पानी के झरने का उपयोग करने की अनुमति देकर उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और फिर टिप्पणी की कि वे पहले की तुलना में बड़े हो गए हैं। देवताओं ने उसे बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मिनाटो उन्हें स्वीकार करता है और उनका सम्मान करता है जो उन्हें अपने वास्तविक रूप में लौटने में मदद कर रहा है।
फुजिन फिर अपने बैग से एक विशाल ट्यूना निकालता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके इसे बारीक टुकड़ों में काटता है और राइजन उन सभी को इकट्ठा करता है। मिनियन वास्तव में इससे प्रभावित हुए और उन्होंने मिनाटो से पूछा कि क्या वह भी ऐसा कर सकता है। वह हकलाते हुए कहता है कि वह एक दिन ऐसा करने में सक्षम होगा और फुजिन यह देखने का फैसला करता है कि उसकी शक्तियाँ कितनी मजबूत हैं। वह अपना नियंत्रण देखने के लिए सबसे पहले मिनाटो को अपनी शक्ति से यम के बालों को उधेड़ता है। हालांकि मिनाटो जल्द ही नियंत्रण खो देता है और यम छींक आती है, लेकिन उसे हवा से मालिश जारी रखने के लिए कहता है। फुजिन का कहना है कि ऐसा लगता है कि मिनाटो खुद को रोक रहा है क्योंकि वह अपनी शक्ति से लोगों को चोट पहुंचाने से डरता है। तभी उसे अपनी माँ से एक संदेश मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उनके घर की सभी नेम प्लेटें टूट गई हैं और उन्हें तत्काल बदलने की आवश्यकता है। मिनाटो तुरंत नई नेम प्लेट बनाना शुरू कर देता है और यम से पूछता है क्या यह अजीब नहीं है कि उसके घर की नेम प्लेट नियमित रूप से टूटती रहती हैं। यम पूछता है कि क्या उसके घर में कोई गैर इंसान रहता है और मिनाटो गुड़िया लड़की की आत्मा को याद करता है। यम कहते हैं कि आत्मा उन्हें यह बताने के लिए नेम प्लेट तोड़ रही होगी कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई है। मिनाटो का मानना है कि ऐसा ही होना चाहिए और वह कहता है कि वह नेम प्लेट तुरंत भेज देगा। वह यम से पूछता है कि क्या वह सामान्य से बेहतर कुछ बना सकता है और वह पुष्टि करते हुए कहता है कि उसे और भी मजबूत नेम प्लेट बनाने के लिए अपनी क्षमताओं में सुधार करने की आवश्यकता है। मिनाटो पूछता है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है और यम कहता है कि इसके लिए उसे पहले अपनी पवन क्षमताओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। यम ने मिनाटो को अपने साथ एक ऐसी जगह पर चलने के लिए कहा जहां वह बिना रुके अपनी शक्तियों को आजमा सके। वह उसे पिछले दरवाजे की ओर ले जाता है और जैसे ही मिनाटो उसे खोलता है वह उसे चमकता हुआ पाता है। वह प्रकाश के माध्यम से चलता है और एक दिव्य तिथि के माध्यम से जंगल में आता है। मिनाटो इससे आश्चर्यचकित हो जाता है और यम उसे बताता है कि यह उसके अनुचरों द्वारा बनाई गई पवित्र भूमि है और वह यहाँ अपनी पूरी ताकत लगा सकता है। मिनाटो जवाब देता है कि वह पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन यम ने उसे बताया कि वे सभी उसके दोस्तों की तरह नकली हैं। यह सुनकर मिनाटो को राहत मिलती है और वह अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए तैयार हो जाता है और उसी समय किरिन घर का दौरा करता है। उसे मिनाटो नहीं मिला, इसलिए उसने वहाँ एक उपहार छोड़ने का फैसला किया जो एक ड्यूरियन फल है और हर कोई जानता है कि इसमें एक कमजोर मृत आवारा के अंडरवियर की गंध आती है। किरिन अपना उपहार छोड़कर चला जाता है, लेकिन तभी रेकी और ओरियो तालाब से बाहर आते हैं और दुर्गंधयुक्त फल को लात मारकर दूर फेंक देते हैं। किरिन उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं और दो पवित्र जानवर उससे कहते हैं कि जब घर का मालिक बाहर हो तो उसे दुर्गंधयुक्त कचरा यहाँ नहीं लाना चाहिए। किरिन ने उत्तर दिया कि यह बहुत स्वादिष्ट भोजन है और वे इसे फेंक नहीं सकते क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं है। नकली जंगल में वापस मोनाडो ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, शक्तिशाली हवाएं पैदा की जो पेड़ों को हिला देती हैं। हालांकि वह इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाता और जल्द ही ढह जाता है। यम उसे घर वापस लाता है और एक बार जब मोनाडो को होश आता है तो वह फैसला करता है कि उसे मजबूत बनने के लिए और अधिक प्रशिक्षण लेने की जरूरत है। वह अपने घर के लिए नई नेम प्लेट बनाते समय नकली जंगल में प्रशिक्षण लेता रहता है और यम बता सकता है कि अब उनमें अधिक आध्यात्मिक शक्ति है। कुछ दिनों के बाद मोनाडो फुजिन की शक्तियों का उपयोग करने में बहुत बेहतर हो जाता है। वह अब कर सकता है एक छोटा बवंडर बनाने के लिए हवा को नियंत्रित करें जो जमीन से सूखी पत्तियों को उठाता है और उन्हें एक स्थान पर जमा करता है। वह प्रसन्न है कि शक्ति आखिरकार दैनिक जीवन में उसकी मदद कर रही है और यहाँ तक कि यम भी देख सकता है कि उसने बहुत सुधार किया है। मिनाटो ने विनम्र व्यवहार करते हुए कहा कि वह अभी भी फुजिन के सर के आसपास भी नहीं है, लेकिन तभी पवन देवता स्वयं वहाँ आकर उससे कहते हैं कि उसे खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। उनका दावा है कि अगर मिनाटो प्रशिक्षण जारी रखता है तो वह इतना मजबूत हो जाएगा कि अपने दुश्मनों के घर को दो हिस्सों में बांट देगा और मिनाटो घबराकर जवाब देता है कि वह अहिंसा में विश्वास करता है। रेगिन उससे कहता है कि उसे हिंसा छोड़ने से कम एक बार अपने दुश्मनों को बेहोश करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मिनाटो ने उससे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने देखा कि यम के गुर्गे उनके साथ नहीं हैं और पूछता है कि वे कहाँ हैं। यम जवाब देते हैं कि वे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी काफी सुधार करने की जरूरत है। उनका कहना है कि वे फिलहाल नकली जंगल में ध्यान कर रहे हैं क्योंकि पहले जब उन्हें पहाड़ पर बुरी आत्मा का सामना करना पड़ा था तो वे उसके सामने असहाय थे। मिनाटो यह सुनकर खुश है और आशा करता है कि वे सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, लेकिन मिनियन का ध्यान पहले ही समूह झपकी सत्र में बदल चुका है। उसके बाद मिनाटो सूखे पत्तों के ढेर के अंदर कुछ शकरकंद भूनता है और यम और ओरियो इसका भरपूर आनंद लेते हैं। रेकी खाने के बजाय नशे में रहना पसंद करता है, जबकि रेजिन और फुजिन मिनाटो से कहते हैं कि वे उससे बेहतर भुने हुए शकरकंद बना सकते हैं। वह उनसे पूछता है कि कैसे और उन्होंने उसे एक डेमो देने का फैसला किया। फुजिन शकरकंद को हवा में उठाता है और फिर रिजॉन उन पर करंट मारता है, लेकिन सिर्फ भूनने के बजाय वह शकरकंद को जला देता है। मिनाटो निराश है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके पैरों पर कुछ लगा है। वह झाड़ियों में छिपे किरिन के साथ जमीन पर कुछ विदेशी फल पाता है और पूछता है कि क्या वह दुनिया भर की अपनी यात्रा से वापस आ गया है।
वह हमेशा की तरह अपने साथ विदेशी फल लाने के लिए उसे धन्यवाद देता है और कुछ जले हुए शकरकंद पेश करता है। लेकिन किरण को लगता है कि इंसानों को चीजों और प्राणियों को जलाना पसंद है और वह मिनाटो की सूची में अगला हो सकता है। वह झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और मिनाटो को आश्चर्य होता है कि यह पवित्र जानवर उसके सामने कब खुलेगा। यम ने उसे कुछ बियर लाने के लिए कहा क्योंकि किरण को यही पसंद है और उसने इसे नोट करने का फैसला किया। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है और मिनाटो हारुमा को अपने दरवाजे पर पाता है, जो बेहद थका हुआ लग रहा है। हारुमा तुरंत मिनाटो के कंधों पर गिर जाता है और वह उसे अंदर ले जाता है और उसे थोड़ा पानी देता है, यह पूछते हुए कि क्या सब कुछ ठीक है। हारुमा ने उसे चिंतित करने के लिए माफी मांगी और फिर टिप्पणी की कि वह आज एक मजबूत आध्यात्मिक दबाव महसूस कर रहा है। मिनाटो उसे यह नहीं बता सकता कि उसके चारों ओर देवताओं का एक समूह बैठा है, इसलिए वह परमा से उसकी स्थिति के बारे में पूछता है। बेवकूफ ओझा जवाब देता है कि उसे उसकी जरूरत है इस बार एक वास्तव में शक्तिशाली और बुरी आत्मा को भगाने में मदद करें, क्योंकि उसके संघ के सभी ओझा अपनी शक्ति मिलाने पर भी ऐसा नहीं कर सकते। वह बताते हैं कि कुछ हफ्ते पहले एक शापित गुड़िया को भूत भगाने के लिए एक मंदिर में लाया गया था, लेकिन वे उसके अंदर की बुरी आत्मा को खत्म करने में असफल रहे। आत्मा तेजी से शक्तिशाली हो गई और पूरे मंदिर पर कब्जा कर लिया और अब इसके चारों ओर इतनी घनी बुरी आभा है कि ओझा भी इसके पास नहीं जा सकते। मिनाटो का कहना है कि वह अपनी मदद के लिए बस कुछ नए नोट्स लिख सकते हैं, लेकिन हारुमा बताते हैं कि समस्या उससे भी अधिक गंभीर है। शापित मंदिर दूसरे आयाम के अंदर है और वे उस तक नहीं पहुंच सकते। हालांकि वह जानता है कि मिनाटो कोई साधारण आदमी नहीं है, क्योंकि वह इस तरह एक पवित्र स्थान पर रहता है। वह यह भी जानता है कि मोनाडो देवताओं और दिव्य आत्माओं को देख सकता है और उनसे बात कर सकता है, और यह आश्चर्य की बात है। यम यह सुनकर प्रसन्न नहीं हुए क्योंकि उन्हें लगता है कि हारुमा अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहता है। वह क्रोधित हो जाता है और उस पर दहाड़ता है, उसे अपनी जगह जानने के लिए कहता है और हारुमा खुद ही पेशाब कर देता है, भले ही वह वास्तव में यम को नहीं देख पाता है। मिनियन यम को शांत करने में मदद करते हैं और मिनाटो इस तथ्य को छिपाना बंद करने का फैसला करता है कि वह देवताओं से बात कर सकता है। वह यम से पूछता है कि क्या वे उसकी मदद से अलग आयाम में प्रवेश कर सकते हैं, और वह पुष्टि करता है वह मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है और वह शर्त है कुछ शानदार पारंपरिक मिठाइयाँ खाना। हारुमा उसे निराश नहीं करता है और सबसे अच्छी मिठाई खरीदता है जो यम का दिल जीतने के लिए पर्याप्त है। वह मिनाटो को दूसरे आयाम में प्रवेश करने के लिए तैयार होने के लिए कहता है, लेकिन यह स्पष्ट कर देता है कि वह साथ नहीं आएगा। इसके बजाय वह चाहता है कि उसके मंत्री मिनाटो का नेतृत्व करें और उसे अपने प्रशिक्षण के परिणाम दिखाएं। मिनियन भी ऐसा करने के लिए उत्सुक हैं और मिनाटो बुरी आत्मा के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक पर्ची तैयार करता है। वह यम और अन्य दिव्य जानवरों के लिए घर छोड़ देता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि कब पवित्र कपूर के पेड़ का एक पत्ता उसकी हुडी में फंस गया। मिनाटो और मिनियन शहर जाते हैं जहाँ वे ओझाओं से मिल सकते हैं और दूसरे आयाम का प्रवेश द्वार ढूंढ सकते हैं। वह ओझा के मुख्यालय के नक्शे का अनुसरण करता है, लेकिन कुछ ताजे पके हुए सेपाई से मिनियन का ध्यान भटक जाता है, इसलिए मिनाटो पहले उनका इलाज करने का फैसला करता है। जैसे ही वे पाई खा रहे होते हैं, कौवों का एक झुंड उनके सामने आ जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है। मिनाटो को पता चलता है कि वे उन्हें रास्ता दिखाने के लिए यहाँ आए हैं और वह तुरंत कौवों का पीछा करते हुए एक परित्यक्त क्षेत्र में जाते हैं जहाँ भ्रष्ट मंदिर स्थित है। दुष्ट आभा इतनी घनी है कि मिनाटो भी इसे देख सकता है और मंत्री उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। हरिमा ने उसे सूचित किया कि वह सामने के गेट पर है और उसने जवाब दिया कि वह अन्य ओझाओं के साथ पीछे के गेट पर है। ठीक तभी हरिमा का साथी उसे साफ करने के लिए बुरी आभा पर कुछ शक्तिशाली ताबीज फेंकता है, लेकिन वे बिना कुछ किए ही गायब हो जाते हैं। हरिमा ने मिनाटो को चेतावनी दी कि उसे खुद को यहाँ नहीं धकेलना चाहिए और अगर उसे लगता है कि उसकी जान को खतरा है, उसे तुरंत भाग जाना चाहिए क्योंकि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मिनाटो जवाब देता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक झटका लगता है जो उसे पीछे धकेल देता है। सेवक उससे कहते हैं कि वे उसकी मदद करेंगे और वे अपनी दिव्य ऊर्जा से दरवाजे को धक्का देकर उसे द्वेष और बुरी ऊर्जा से भरे दूसरे आयाम में खोल देते हैं। मिनाटो अंदर भागता है और उसे एक डरावना दिखने वाला मंदिर मिलता है और मंत्री बताते हैं कि सभी भ्रष्टाचार का स्रोत अंदर है। अचानक बुरी आत्माओं का एक झुंड उसकी ओर उड़ता हुआ आता है और मिनाटो उन सभी को उड़ाने के लिए समय पर एक नोट निकालता है। जैसे ही बुरी आत्माएं गायब हो गयी, उनके पास मौजूद गुड़िया जमीन पर गिर गयी। मिनियन तय करते हैं कि वे मिनाटो को सारा काम नहीं करने दे सकते और जब अगली लहर हमला करती है तो वे उन्हें मार गिराते हैं। एक मंत्री वास्तव में उत्साहित हो जाता है और अपने दोस्तों की बात नहीं सुनता जब वे उसे सतर्क रहने के लिए कहते हैं। अचानक एक गुड़िया जो पूरी तरह से व्यायाम नहीं कर पाई थी उस पर हमला कर देती है, लेकिन सौभाग्य से उसके दोस्त गुड़िया के बाल फाड़ने और उसे मुक्त करने में कामयाब होते हैं। मिनाटो को यह देखकर खुशी होती है कि उन सभी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तभी बुरी आत्माओं का मालिक खुद बाहर आ जाता है। हर किसी को एहसास होता है कि यह बुरी आत्मा कितनी शक्तिशाली है और फिर यह अचानक आसमान पर चढ़ जाती है।
बुरी आत्मा जोर से चिल्लाती है और मिनाटो लड़ाई को जल्दी खत्म करने का फैसला करता है। वह हवा में मेमो का एक गुच्छा फेंकता है और फिर अपनी पवन शक्तियों का उपयोग करके उन्हें बुरी आत्मा की ओर गोली मारता है, लेकिन यह खतरे को महसूस करता है और अपने बालों का उपयोग ताबीजों को फाड़ने और मंत्रियों को मारकर भगाने के लिए करता है। मिनाटो उनके बारे में चिंतित है, लेकिन तभी बुरी आत्मा उसे पकड़ लेती है और उसे अपने बालों से पूरी तरह घेर लेती है। जैसे ही बाल उसके चारों ओर कसने लगते हैं, मिनाटो को डर होता है कि उसे उछलकर मार दिया जाएगा और संकट की घड़ी में वह यम को पुकारता है, जो दूसरे आयाम से उसकी आवाज सुनता है। अचानक मिनियन मिनाटो के करीब आते हैं और उससे कहते हैं कि चिंता न करें क्योंकि वे उसे मुक्त कर देंगे। वे यम की शक्ति को अपने शरीर और उसके हाव भाव के माध्यम से प्रसारित करते हैं, जो बुरी आत्मा को जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है और उसे स्थिर कर देता है। मिनाटो अब स्वतंत्र है और वह तुरंत दुष्ट आत्मा का प्रयोग करने का निर्णय लेता है। वह सीधे गुड़िया पर लिखता है और उसके अंदर की बुरी आत्मा भाग जाती है। वह खुश है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सेवकों ने उसे बताया कि मंदिर के अंदर अभी भी बहुत बुरी ऊर्जा है। मिनाटो अंदर जाता है और बुरी ऊर्जा में फंसा एक गोला पाता है। सेवकों ने उसे बताया कि यह एक पहाड़ी देवता है जिसे बुरी ताकतों ने भ्रष्ट कर दिया है और यह बहुत सारे में है दर्द। उनका कहना है कि अगर वे उसे व्यायाम करा सकें तो समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी और मोनाडो काम पर लग जाएगा। वह अपनी जेबें खोजता है, लेकिन वहाँ कोई और ताबीज नहीं है, लेकिन सौभाग्य से वह अपना नोटपैड साथ लाया है। वह पहाड़ के देवता की आत्मा को शुद्ध करने के लिए 1 दर्जन ताबीज बनाता है, लेकिन लिखावट बिना किसी प्रभाव के फीकी पड़ जाती है। अचानक मंदिर कांपने लगता है क्योंकि वैकल्पिक आयाम टूट जाता है और एक मिनियन मिनाटो के हुडी के अंदर गिर जाता है। वहाँ उसे एक पत्ता मिलता है और वह उत्साहपूर्वक मिनाटो से कहता है कि वह इसका उपयोग कर सकता है। मिनाटो को एहसास होता है कि यह पवित्र कपूर के पेड़ का पत्ता है और इसमें किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक शक्ति होनी चाहिए। वह तुरंत पत्ते पर लिखना शुरू कर देता है, भले ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग खत्म हो चुकी हो। वह पत्ते पर अपने परिवार का नाम लिखता है और उसकी शक्ति का उपयोग भ्रष्ट पर्वत देवता पर करता है और सौभाग्य से यह उस पर मौजूद बुरी ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त है। पर्वत देवता मुक्त हो जाता है और मिनाटो गोला उठा लेता है, लेकिन तभी वैकल्पिक आयाम ढहने लगता है। मिनाटो ने गोला को अपने बैग के अंदर दबा लिया और बाहर भाग गया, लेकिन वैकल्पिक आयाम से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय नहीं लग रहा था। मिनियन घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अगर वे समय पर इस आयाम से बाहर नहीं निकल पाए तो गायब हो जाएंगे। दुनिया टूटने लगती है और फिर अचानक एक पेड़ उनके ऊपर गिर जाता है। यह देखकर मिनाटो घबरा जाता है, लेकिन तभी अचानक पेड़ घर के साथ 2 हिस्सों में बंट जाता है और वह जमीन में दरार से गिर जाता है। जब वह जागता है तो मिनाटो खुद को वापस धरती पर नष्ट हुए मंदिर के सामने पाता है और उसे आश्चर्य होता है कि वह यहाँ कैसे पहुँचा। तभी रीजेन और फुजिन वहाँ पहुँचते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वह मजबूत होता तो वह भी ऐसा कर सकता था, क्योंकि यह सिर्फ उसके दुश्मन के घर को 2 हिस्सों में काटना था। मिनाटो ने उसे बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और फिर अपने घर लौट आया। अगले दिन हारुमा उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देने के लिए मिनाटो के पास जाता है और उसे मिठाइयों से भरा एक बैग देता है। मिनाटो ने उसे बारबेक्यू पार्टी में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन हारुमा ने मना कर दिया क्योंकि पिछली बार यम जिस तरह गुस्से में था उससे उसे PTSD है। मिनाटो फिर अंदर जाता है जहाँ हर कोई बारबेक्यू का आनंद ले रहा है और यम उसकी जगह मिठाई खा रहा है। मिनाटो उन्हें बताता है कि हारुमा ने उन्हें कुछ मिठाइयाँ दी हैं और हर कोई उन्हें खाने के लिए उत्साहित हो जाता है। रेकी और ओरियो पीने में व्यस्त हैं, जबकि रीजेन और फुजिन गर्म झरनों में भीग रहे हैं। मिनाटो उनके आनंद के लिए कुछ ठंडी शराब लाता है, जबकि वे गर्म स्नान का आनंद लेते हैं और किरण उन्हें दूर से डरपोक रूप से देखता है। मिनाटो ने उसे नोटिस किया और कहा कि उसके पास बियर भी है और डरपोक पवित्र जानवर अंतः साहस जुटाता है, क्योंकि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति बियर को मना नहीं करता है। वह उपहार के रूप में मोनाडो की ओर एक ड्यूरियन फल घुमाता है और वह जिज्ञासावश उसे उठा लेता है। हालांकि रेकी प्रकट होती है तभी वह वहां पहुंच जाता है और अपनी पूरी शक्ति से फल को लात मारकर गिरा देता है। किरण इससे आहत होता है और रेकी उसे बताता है कि उसने पहले ही कहा था कि इस तरह का कचरा किसी पवित्र भूमि के अंदर न लाया जाए। किरण चिल्लाती है कि यह ड्यूरियन है, एक सम्मानजनक फल है, और उसे वापस लात मारती है। रेकी इसे फिर से मारती है, लेकिन किरण वॉलीबॉल में भी माहिर है, इसलिए वह इसे वापस मारता है। अचानक ओरियो मैच में शामिल हो जाता है और ड्यूरियन को घूंसा मारता है, लेकिन फिर वह रोने लगता है कि अब उसके हाथों से दुर्गंध आने वाली है। इस पर मिनाटो हंसता है और फिर कपूर के पेड़ की पत्तियों को गिरते हुए देखता है। वह इस विकट परिस्थिति में मदद करने के लिए पेड़ को धन्यवाद देता है। जब अचानक मिनियन उसे बुलाते हैं क्योंकि गोला चमक रहा है। वह अचानक मुर्गे के बच्चे में बदल जाता है और यम उसे बताता है कि यह 4 पवित्र जानवरों में से अंतिम फीनिक्स है। मिनाटो फीनिक्स को देखकर खुश होता है और उसका अपने घर में स्वागत करता है और फीनिक्स भी वहां आकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद मोनाडो यामा के लिए कुछ फ्यूजन डेजर्ट लाता है, जो स्ट्रॉबेरी और लाल बीन पेस्ट का मिश्रण खाने के बाद अचानक अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। मोनाडो उस मिठाई के निर्माता के लिए आभारी है जिसने एक पहाड़ी देवता को इतना खुश कर दिया, लेकिन फिर उसका ध्यान फोनिक्स पर जाता है जो पहले से ही पक्षियों का राजा बन चुका है।
वह यम से पूछता है कि पक्षी किस बारे में बात कर रहे हैं, उसका अनुवाद करें, और भेड़िया देवता उत्तर देते हैं कि फोनिक्स पक्षियों को ठीक से चहकना सिखा रहा है। डुओलिंगो उल्लू का गुलाबी चचेरा भाई पक्षियों को उनकी पिच और आवाज को नियंत्रित करने के बारे में विस्तृत पाठ देता है, और यह एक चमत्कार है कि कुछ पक्षी उसके कहे अनुसार करने में सक्षम हैं और एक अच्छी चहचहाहट छोड़ते हैं। आखिरी वाला बुरी तरह विफल हो जाता है और फीनिक्स को उसके गुर्दे में धमनी विस्फार हो जाता है। मोनाडो पूरे आदान प्रदान का आनंद लेता है, क्योंकि वह बर्ड को नहीं समझता है और अपने बगीचे में शांतिपूर्ण वसंत का आनंद लेता है। उसके चारों ओर देवता ठंडक महसूस कर रहे हैं, शहर के ऊपर अंतरिक्ष और समय में एक छेद से अनजान है। साथ ही हरिमा वसंत ऋतु को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि वसंत ऋतु बहुत सी छोटी मोटी बुरी आत्माओं को जन्म देती है जिनका अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। वह अपने साथी के साथ काम करता है जो एक शार्क और एक पेंगुइन को बुलाता है जो बुरी आत्माओं को खाते हैं, लेकिन जैसे ही वे एक काम खत्म करते हैं, हारुमा को दूसरे के बारे में एक संदेश मिलता है। अगले दिन मिनाटो खरीदारी करने जाता है और जैसे ही वह घर लौटने वाला होता है, हर कोई उस पर बहुत ध्यान देना शुरू कर देता है। वे उसे बर्ड विस्परर और बैटमैन की तीसरी प्रति पिजन बॉय कहते हैं, क्योंकि वह सभी प्रकार के पक्षियों से घिरा हुआ है। इस पर मिनाटो घबरा जाता है और तुरंत क्षेत्र से छुट्टी लेने का फैसला करता है। वह फीनिक्स को बताता है कि ऐसा हर बार होता है जब वे एक साथ बाहर जाते हैं और छोटी चिड़िया इसकी पुष्टि करती है। तभी मिनाटो की मुलाकात स्थानीय माली से होती है, जिसने बगीचे की बाढ़ को डरावने चेहरे वाले शुभंकर में बदल दिया है। मिनाटो उसका स्वागत करता है और पूछता है इस हेज को इतना अजीब बनाने के पीछे का कारण। माली का जवाब है कि घर के मालिक ने उससे कहा था कि अपनी रचनात्मकता को चमकने दो। फिर उन्होंने टिप्पणी की कि जब से उन्होंने मिनाटो के बगीचे में काम किया है, तब से वह प्रतिपर हैं और शारीरिक रूप से भी पहले से बेहतर महसूस होता है। अचानक कबूतरों का एक झुंड घास की मूर्तियों पर बैठ जाता है और इससे पहले कि कबूतर माली की मेहनत को सफेद कर दे, मिनाटो भाग जाता है। घर वापस आकर यम को तुरंत कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसके सेवक उसे चेतावनी देने आते हैं कि पहाड़ों में बहुत सारे परित्यक्त दिव्य क्षेत्र खुल रहे हैं और मिनाटो अभी तक घर नहीं आया है। यम ने उनसे कहा कि जब तक पिताजी घर पर हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह स्वयं दैवीय लोगों को संभालने का निर्णय लेता है और अपने अनुचरों के साथ उसकी अगुवाई करते हुए उनकी ओर उड़ता है। मिनाटो अभी भी वापस चल रहा था जब उसने देखा कि सभी पक्षी गायब हो गए हैं। वह भ्रमित और उत्सुक है जब अचानक रीजन और फुजिन उसके सामने आते हैं और उसे जितनी जल्दी हो सके घर जाने के लिए कहते हैं। वे उसे बताते हैं कि आज परित्यक्त दैवीय लोगों और बुरी आत्माओं का प्रकोप है और मिनाटो दैवीय लोगों के हिस्से को नहीं समझता है। देवताओं ने उसे समझाया कि इस दुनिया में लाखों देवता हैं और उससे भी अधिक दिव्य क्षेत्र हैं जो उसके बगीचे की तरह ही पवित्र भूमि है। उनमें से कुछ दिव्य लोगों को उनके देवताओं ने त्याग दिया है और वे कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। तभी एक दिव्य क्षेत्र का एक द्वार आकाश में दिखाई देता है और राइजन उसे बंद करने के लिए अपनी गड़गड़ाहट का उपयोग करता है। मिनाटो यह देखकर हैरान हो जाता है और देवता उसे बताते हैं कि ये पोर्टल कहीं भी दिखाई दे सकते हैं और कभी कभी मनुष्य उनमें समा जाते हैं। मिनाटो अब सब कुछ समझता है और महसूस करता है कि पक्षी भी पोर्टल में प्रवेश कर चुके होंगे। देवताओं ने उनसे कहा कि वे स्थिति के बारे में इतना शांत न रहें, क्योंकि वह सबसे अधिक खतरे में है। वे समझाते हैं कि दैवीय तत्वों के साथ उसकी आत्मीयता वास्तव में बहुत अधिक है और यदि वह किसी दैवीय क्षेत्र में खींच लिया जाता है तो वह अपने आप बाहर नहीं निकल पाएगा। मिनाटो ने उन्हें धन्यवाद दिया और सावधान रहने का वादा किया, इसलिए जुड़वा देवताओं ने छुट्टी लेने का फैसला किया। वे मिनाटो को बताते हैं कि यम पहले ही बाहर हैं, द्वार बंद कर रहे हैं और उसके साथ चले जाते हैं। मिनाटो अब चिंतित है, इसलिए उसने नियमित रास्ते से घर जाने के बजाय शॉर्टकट अपनाने का फैसला किया। रास्ते में उसे एक पुराना और जर्जर मंदिर दिखाई देता है जो उसका ध्यान खींच लेता है। अचानक दो अदृश्य आत्माएं उसके कान में फुसफुसाती हैं कि उसे इस जगह से दूर रहना चाहिए, लेकिन मोनाडो ठीक उसी समय थोड़ा बहरा हो जाता है और उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं देता है। वह मूर्ख की तरह मंदिर को घूरता रहता है। तभी अचानक मंदिर का द्वार खुलता है और एक द्वार उसे अंदर खींचना शुरू कर देता है। मोनाडो खिंचाव का विरोध नहीं कर सकता, इसलिए फीनिक्स ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वह उसके थैले से बाहर निकलता है और अपने गौरवशाली रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वह मुख्यतः यही है आभा खेती के लिए। इसकी शक्ति लगभग तुरंत खत्म हो जाती है और मोनाडो के साथ पोर्टल में समा जाने के लिए अपने चित रूप में लौट आती है। वे एक जंगल में जाते हैं जहां काई पूरी जमीन को ढक लेती है। मिनाटो को दिव्य क्षेत्र में सांस लेने में कठिनाई होती है, इसलिए वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसे जमीन पर लकड़ी के बक्सों का एक गुच्छा दिखाई देता है। उन्हें याद है कि यम ने एक बार इस बारे में बात की थी कि कैसे पवित्र भूमि उनके रचनाकारों के दिमाग को प्रतिबिंबित करती है और यह वह जगह है जहाँ उन्हें सबसे अधिक आरामदायक लगता है। मिनाटो सोचता है कि इस जगह के निर्माता को बक्से बहुत पसंद होंगे। तभी अचानक उसे अपने सामने एक विशाल गुफा दिखाई देती है। वह गुफा में प्रवेश करता है और पाता है कि वहाँ की हवा और भी घनी और कांटेदार है। वह इसके बावजूद चलता रहता है और जल्द ही उसे गुफा के अंदर सोती हुई एक महिला मिलती है। मोनाडो थोड़ी देर के लिए घबरा गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह वही हो सकती है जिसने इस दिव्य क्षेत्र का निर्माण किया है।
महिला अचानक उठती है और शिकायत करने लगती है कि उसकी गुफा का वेंटिलेशन कितना खराब है, लेकिन वह इसमें कोई बदलाव करने के लिए बहुत आलसी है। मोनाडो आलसी प्रेरणाहीन खलनायक को बुलाता है और पूछता है कि क्या वह भगवान है जिसने इस दिव्य क्षेत्र का निर्माण किया है। महिला पुष्टि करती है और फिर पूछती है कि एक इंसान यहाँ क्या कर रहा है। फिर वह मोनाडो के फैनी पैक में फीनिक्स को देखती है और भी अधिक भ्रमित हो जाती है। वह एक बार फिर मोनाडो से पूछती है कि क्या वह खो गया है क्योंकि उसने उसे यहाँ नहीं बुलाया। वह उत्तर देता है कि पृथ्वी पर परित्यक्त दिव्य लोगों के बहुत सारे द्वार खुल गए हैं और यह सुनकर देवी नाराज हो जाती है क्योंकि उसने अपना घर नहीं छोड़ा है। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्ति कमजोर हो गई होगी और मोनाडो ने पुष्टि करते हुए कहा कि उसके मंदिर की देखभाल नहीं की गई थी। यह देखकर देवी आहें भरती है, लेकिन उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है कि लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। उसे अचानक पता चलता है कि मोनाडो के पास पूजन की शक्ति है और वह उससे पूछती है कि क्या वह उसके लिए गुफा को हवादार बना सकता है। अनुरोध पर वह आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन फिर उसे पता चला कि देवी ने 1000 वर्षों से अधिक समय से अपनी गुफा को हवादार नहीं बनाया है। जब वह वापस सोने चली जाती है तो वह उससे काम पर जाने के लिए कहती है और मोनाडो पूछता है कि क्या वह काम पूरा हो जाने के बाद उसे घर वापस भेज देगी। देवी उससे कहती है कि उसे परेशान करना बंद करो क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उसे वापस भेज देगी और फिर अचानक वह एक पोर्टल खोलती है। मोनाडो खुश है कि उसे इतनी जल्दी घर जाने का मौका मिल गया, लेकिन देवी बताती है कि यह लकड़ी के बक्से को फेंकने के लिए है। मिनाटो कोई प्रश्न नहीं पूछता है और अपनी पवन ऊर्जा का उपयोग करके बक्सों को पोर्टल में भेजना शुरू कर देता है, जबकि देवी बस आराम करती है और उसे देखती रहती है। साथ ही यम और उनके अनुचर आकाश में खुल रहे परित्यक्त दिव्य लोगों को साफ कर रहे हैं। एक बार जब वे काम पूरा कर लेते हैं तो योमा अपने गुर्गों से कहता है कि उन्हें अब मिनाटो को बचाने की जरूरत है। सुनकर मंत्री हैरान हो गए लेकिन यम ने उन्हें बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने फीनिक्स को मदद मांगते हुए सुना था। वे मिनाटो को ढूंढने और बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी अचानक आकाश में और अधिक पोर्टल दिखाई देते हैं और वे मिनाटो के घर की ओर बढ़ रहे होते हैं। यम को लगता है कि उन सभी से तुरंत निपटना कठिन होगा, लेकिन सौभाग्य से फुजिन और रीज़न तभी प्रकट होते हैं और अपनी शक्ति से पोर्टलों को नष्ट कर देते हैं। वे अपनी मदद की पेशकश करते हैं और यम उन्हें टीम में पाकर खुश हैं। जुड़वां देवता उससे कहते हैं कि अगर वह चाहे तो छुट्टी ले सकता है, लेकिन यम इसके बजाय आभा खेती शुरू कर देता है और एक ही दहाड़ में कई पोर्टलों को नष्ट कर देता है। इस बीच गुफा में मिनाटो ने सभी बक्सों को पोर्टल में डालना समाप्त कर दिया और देवी इससे प्रसन्न हुई। हालांकि गुफा की वायु गुणवत्ता के बारे में उनकी मुख्य शिकायत अनसुलझी है। मिनाटो के पास इसके लिए एक त्वरित समाधान है और वह गुफा के अंदर जमा हुई गंदी हवा को दूर करने के लिए अपने बगीचे से कपूर की पत्तियों का एक गुच्छा का उपयोग करता है। देवी वास्तव में इससे प्रभावित होती है और मिनाटो से पूछती है कि वे पत्ते कौन से थे। वह उसे अपने बगीचे में पवित्र कपूर के पेड़ के बारे में बताता है और वह पूछती है कि क्या वह हर समय पत्तियां अपने साथ रखता है। वह पुष्टि करते हुए कहते हैं कि कुछ समय पहले पत्तों ने उनकी जान बचाई थी, इसलिए वह उन्हें हमेशा अपने साथ रखते हैं। देवी उत्साहपूर्वक पूछती है कि क्या उसके पास और भी पत्तियां हैं, क्योंकि वह उन्हें चाहती है और वह खुशी से उसे दे देता है। देवी एक पत्ते की तेज गंध सूंघती है और फिर मिनाटो को अपनी शक्तियां देकर उसके काम के लिए धन्यवाद देने का निर्णय लेती है। इससे पहले कि वह उस सुझाव का उत्तर दे सके, देवी मिनाटो के सिर पर अपनी उंगली दिखाती है और वायरलेस तरीके से अपनी शक्ति उसे स्थानांतरित कर देती है। मिनाटो ने उससे पूछा कि यह किस प्रकार की शक्ति है और देवी ने उत्तर दिया कि यह चीजों को सील करने की शक्ति है। वह बताती है कि उसकी शक्ति उन चीजों को सील कर सकती है जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, जैसे नकारात्मक भावनाएं, परेशान करने वाली इच्छाएं, अलौकिक शक्तियां और बाकी चीजें। वह कहती है कि अपनी शक्ति का उपयोग करके वह अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज में सील लगा सकता है। अंततः मिनाटो को समझ आ गया कि वे सभी लकड़ी के बक्से इसलिए थे और देवी ने पुष्टि करते हुए कहा कि लोग उनसे अपनी नकारात्मक भावनाओं या इच्छाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए वह उन्हें लकड़ी के बक्से में बंद कर देती हैं। वह मिनाटो से कहती है कि उसे लकड़ी के बक्से का उपयोग करने की जरूरत नहीं है और वह किसी भी चीज का उपयोग कर सकता है जो उसे सुविधाजनक लगे। वह यह भी स्पष्ट कर देती है कि उसे अपनी शक्ति हमें नहीं देनी है और यदि वह पर्याप्त मेहनत करता है तो यदि वह नहीं चाहता है तो वह शक्ति को सील भी कर सकता है। ऐसा कहते ही देवी को नींद आ जाती है और वह वाक्य के बीच में ही ऊँघने लगती है, जिससे मिनाटो घबरा जाती है। वह देवी को जगाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे कोई रास्ता ढूंढना है, लेकिन देवी पहले से ही इतनी गहरी नींद में है कि वह उसकी मदद नहीं कर सकती। मिनाटो को आश्चर्य होता है कि क्या सोते हुए को जबरदस्ती जगाना एक अच्छा विचार है। भगवान जब अचानक यम के अनुचरों की आवाज सुनते हैं जो एक सफेद द्वार से बाहर आते हैं। वह उन्हें देखकर प्रसन्न होता है और पोर्टल का उपयोग करके तुरंत दिव्य क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। सेवक उसे बचाने में इतना समय लगाने के लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि उनके हाथ खाली थे। वे कहते हैं कि मिनाटो बहुत तनाव में रहा होगा और उसने उत्तर दिया कि वह वास्तव में एक बूढ़े देवता के साथ था जो आलसी और प्रेरणाहीन था। वह मंत्रियों से कहता है कि उसने उसे चीजों को सील करने की शक्ति दी है और वे जवाब देते हैं कि वह शौकिया रही होगी।
यह सुनकर मिनाटो के होश उड़ गए क्योंकि अमेत्रासु सूर्य देवता हैं जो जापानी पौराणिक कथाओं के मुख्य देवताओं में से एक हैं और उन्होंने कभी भी उनकी ऐसी कल्पना नहीं की थी। वैसे भी वे घर वापस चले जाते हैं और मिनाटो मंत्रियों से पूछते हैं कि उन्होंने उसे कैसे पाया। वे उसे बताते हैं कि फीनिक्स के रोने से उन्हें उनके अंतिम स्थान का अंदाजा हो गया था और मिनाटो को अब समझ में आया कि वह केवल ऑरा फार्म तक ही सुपर सयान नहीं गया था। सेर्को ने उससे कहा कि वह पवन आत्माओं को भी धन्यवाद दे क्योंकि उन्होंने उन्हें यहाँ निर्देशित किया था। मिनाटो इससे भ्रमित हो जाता है, इसलिए मिनियन उससे पूछते हैं कि क्या उसने दैवीय क्षेत्र के अंदर खींचे जाने से पहले कुछ नहीं सुना था। उसे अब खतरे के बारे में स्पष्ट रूप से चेतावनी देने वाली आवाजें याद हैं और बुर्गो का कहना है कि अभी उसके लिए उन्हें नोटिस करना कठिन होगा, लेकिन उसे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और वह उन्हें स्पष्ट रूप से देखेगा। मिनाटो उनकी सलाह का पालन करता है और जितना हो सके उतना ध्यान केंद्रित करता है। वह पवन आत्माओं की आवाजें सुन सकता है जो उससे कह रही हैं कि वे खुश हैं कि वह बच गया। वह अभी भी उन्हें नहीं देख सकता है, लेकिन दिव्य क्षेत्र से लौटने में मदद करने के लिए पवन आत्माओं को धन्यवाद देता है। जल्द ही मिनाटो सभी के लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर घर पहुँचता है और वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि यम अपनी सारी शक्ति खर्च करने के बाद अपने पिल्ला रूप में वापस आ गया है। उसका दावा है कि अगर वह मिनाटो द्वारा लाई गई मिठाइयाँ खाएगा तो वह कुछ ही समय में अपने शानदार रूप में पहुँच जाएगा। मिनाटो की टिप्पणी है कि जब वह छोटा था तो वह वास्तव में मनमोहक दिखता था और इस समय वह अन्य देवताओं के साथ खेलने के लिए एकदम सही आकार का है। हालांकि यम यह सुनकर प्रसन्न नहीं हुआ और उसने मिनाटो से कहा कि वह एक सम्मानित पर्वत देवता है और कोई पिल्ला नहीं है। लेकिन यह वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार आपसे मिलूंगा।